अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर जी। ओके, लास्ट लेक्चर में हम जो है वो कॉन्वोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और देन हमने कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ हमने देखा था कि वो होल्ड करता है और लीनियर सिस्टम्स, और देन हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो हम ऑलरेडी कोर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, उनको हमने देखा कि वो कॉन्वोल्यूशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपनी कॉन्वोल्यूशन को सिंपल कर सकते हैं। अगर इस तरह का केस होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और दम ऑफ सिस्टम्स में हम एक्स ऑफ एन या एक्स एच ऑफ एन दोनों में से हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने कुछ सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने कहा था कुछ सिस्टम जो हैं वो विद मेमोरी होते हैं और कुछ सिस्टम जो हैं वो विदाउट मेमोरी होते हैं। देन हमने कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन को देखा था, इन्वर्टिबल सिस्टम्स को देखा था। उन सारे सिस्टम्स को अब हम जो है वो इस एच ऑफ एन या इम्पल्स रिस्पॉन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये वाले सिस्टम जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और एच ऑफ एन की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी सिस्टम को मेमोरी लेस बनाने के लिए या विद मेमोरी बनाने के लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं केस एलटीआई सिस्टम्स विद एंड विदाउट मेमोरी। अब सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी पता है कि सिस्टम से आउटपुट कैसे जनरेट होती है। वो एक कन्वोल्यूशन प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आपका इम्पल्स रिस्पांस आपके सिग्नल इनपुट से मल्टीप्लाई होगा और देन उसका समीशन हो जाएगा फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। और अगर यही कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हो रहा है तो फिर हम इस समीशन साइन को अपने इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर ज़रा हम क्लोजली एनालाइज करें और हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अपना जो सिस्टम है उसको बनाना है मेमोरी लेस, विदाउट मेमोरी। अब विदाउट मेमोरी बनाने के लिए एक तो उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि विदाउट मेमोरी की डेफिनेशन क्या थी। विदाउट मेमोरी की डेफिनेशन ये थी कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रीवियस वैल्यूज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस आउटपुट यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो एक सिस्टम को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो एक इनपुट सिग्नल होगा, देन वी आर प्रोवाइडिंग द सिस्टम, द सिस्टम इज डिफाइंड बाय एच ऑफ एन, और देन इसके बाद जो हमारा सिग्नल जनरेट होगा दैट विल बी योर वाई ऑफ एन। तो जब हम बात करते हैं कि सिस्टम जो है वो मेमोरी लेस है या नहीं है, या वो कॉजल है या नहीं है, तो वो चीज़ एच ऑफ एन से डिफाइन होगी, बिकॉज सिस्टम को एच ऑफ एन डिफाइन कर रहा है। जो आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो जो है डिसाइड करेगा कि सिस्टम जो है वो विदाउट मेमोरी है या विद मेमोरी है। तो इस पूरे फार्मूला में हमें जस्ट एच कंसिडर करना है, क्योंकि हम जो है वो ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम है वो विदाउट मेमोरी है, हमें सिग्नल से भी कंसर्न नहीं है। तो इस सिस्टम को या इस इक्वेशन को मेमोरी लेस होने के लिए इसकी प्रीवियस वैल्यूज को जीरो होना पड़ेगा। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू में दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो है हमारा नॉर्मल एच ऑफ एन, जिसको हम एन डोमेन के अंदर प्लॉट करते हैं। अब एन डोमेन के अंदर अगर कोई प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव साइड के ऊपर आ रही है, -1 समथिंग, -2, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज जो है वो जीरो हो जानी चाहिए और फंक्शन जो है वो जीरो वाली वैल्यू से स्टार्ट करे। एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन जब हम कॉन्वोल्यूशन को परफॉर्म करते हैं तो इसी फंक्शन के, इसी इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम जो है वो रिवर्स भी करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो नेगेटिव वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे थे ये एक्चुअली पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगी, और वो पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं, जो लेट्स सपोज के +1 के ऊपर आ रही थी, +2 के ऊपर आ रही थी, इनको मैं नेगेटिव से शो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, को 3 के ऊपर आ रही थी, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में चली जानी है। तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो भी आपकी मेमोरी बन सकती हैं अगर हम एच ऑफ माइनस के फाइंड कर रहे हैं तो के डोमेन के अंदर। और नॉर्मल डोमेन के अंदर एच ऑफ के अंदर नेगेटिव वैल्यूज थी जो कि नॉर्मल हमने यहाँ डिफाइन की हुई हैं।
तो पॉजिटिव जो है वो भी मेमोरी बन सकती हैं और नेगेटिव तो ऑलरेडी मेमोरी है हमारी। तो इसको बचाने के लिए फिर हम जो है वो कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो विदाउट मेमोरी है। तो जस्ट एक ही कंडीशन इस चीज़ को फुलफिल करेगी और वो कंडीशन ये है कि अगर आप कह रहे हो कि सिस्टम को विदाउट मेमोरी बनाना है, दैट मीन सिस्टम की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों जीरो कर दो। सिस्टम जो है वो जस्ट n इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर आपको अपना जो भी सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा, और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सिस्टम जो है वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज वही पॉजिटिव वैल्यूज़ रिवर्सल में नेगेटिव हो जाएंगी, और नेगेटिव वैल्यूज़ मीन्स कि आपको उसके लिए एक मेमोरी स्टोरेज रखनी पड़ेगी ताकि पास्ट वैल्यूज़ जो है वो होल्ड रहें। तो h of n, the impulse response of a system should be equal to 0 for n other than 0. This is the definition of a system that has no memory. तो memory less या without memory system की जो definition है, that should be h of n is equals to 0 for n is not 0. ठीक है, तो for n is equals to 1, n is equals to 2 and up to infinity, h of n will be 0. And similarly for negative signs -1 to -infinity, h of n will be 0. और h of n जस्ट एक नंबर के ऊपर आपको एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू देगा, एंड दैट इज n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो इसको अगर हम अब इस इक्वेशन को देखें जिसमें हमने कहा कि सिस्टम विदाउट मेमोरी है, h of n इज इक्वल्स टू 0 फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। तो h of n की वैल्यू फिर कहाँ पे होगी? h of n जस्ट एक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, और वो पॉइंट होगा हमारा मुझे मार्कर्स चेंज कर लेने दें ताकि जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, दिस इज योर सिग्नल। अब इसकी कोई भी जो है वो हाइट हो सकती है, नेगेटिव साइड हो सकती है, पॉजिटिव साइड हो सकती है, लेकिन एच ऑफ एन जस्ट एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन होगा, और इस साइड के ऊपर वैल्यू 0 है, सिमिलरली इस साइड के ऊपर भी वैल्यू 0 है। तो ये कोई इंपल्स होगी फिर, जिसको हम n के ऊपर एग्जैक्टली डिफाइन करवा रहे हैं विदाउट एनी शिफ्टिंग। तो h ऑफ n जो है, अगर हम सिस्टम को विदाउट मेमोरी कह रहे हैं, तो h ऑफ n जो है वो जस्ट एक इंपल्स फंक्शन होगा। उस इंपल्स फंक्शन की जो है वो कोई भी वेटेज हो सकती है, उसका कोई एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसको आपकी बुक के ऊपर वो k से डिफाइन कर रहा है। तो फॉर विदाउट मेमोरी सिस्टम्स h of n is equals to k times impulse of n। ठीक है, तो जस्ट आपका रिस्पॉन्स जो है वो 0 के ऊपर डिफाइंड है, इसका मतलब जस्ट वहाँ पे एक इम्पल्स होगी और उसकी कोई हाइट हो सकती है, वो k से हमने उसको एम्पलीट्यूड में शो कर दिया है। तो अगर आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स इम्पल्स है, तो आपकी आउटपुट फिर क्या होगी? आपकी आउटपुट एग्जैक्टली आपकी इनपुट होगी, बिकॉज इम्पल्स अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी या कन्वॉल्व होगी, तो आपको आपकी इनपुट ही वापस मिलेगी। कैसे? इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं। पहले तो ये है कि हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो डेफिनेशन है एज पर द विदाउट मेमोरी सिस्टम्स, वो k टाइम्स इम्पल्स ऑफ एन है। अब अगर ये आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स ने मल्टीप्लाई होना है इनपुट के साथ और आपकी आउटपुट बन जानी है। अब ये आउटपुट क्या होगी उसको देख लेते हैं। आउटपुट होगी k टाइम्स जो भी आप इनपुट दे रहे हो, बिकॉज इस सिस्टम ने k मल्टीप्लाई करवा देना है साथ, क्योंकि इम्पल्स की जो डेफिनेशन है वो k एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है। तो जो भी x का एम्पलीट्यूड होगा उसके साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको y मिल जाएगा। लेकिन y एग्जैक्टली होगा क्या? लेट्स सी। सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है वो k की वैल्यू को फिक्स करते हैं 1। ठीक है, ये उसका डिस्क्रीट टाइम बिहेवियर है और इसका कॉन्टिन्यूस टाइम बिहेवियर है, सिमिलर ट्रेंड्स है दोनों में। k इज इक्वल्स टू 1, हम कह रहे हैं कि जो भी साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है, तो y ऑफ n विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली x ऑफ n, या y ऑफ t विल बी डायरेक्टली इक्वल टू x ऑफ t। ये वही डेफिनेशन है जिसमें हमने इम्पल्स की सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपना सिस्टम का सिग्नल वापस लिया था। x ऑफ n इज इक्वल टू समेशन साइन योर सिग्नल x ऑफ k, जो कि फर्स्ट सिग्नल है आपका कन्वोल्यूशन का, इनटू इम्पल्स ऑफ n माइनस k, जो कि सेकंड सिग्नल है आपका। ठीक है, सिमिलरली x ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एंड द सेम फार्मूला।
तो ये है जी आपका सिस्टम फॉर मेमोरी लेस सिस्टम्स। एक्स ऑफ एन जो है, अगर आप इस सिस्टम से पास करवाओगे तो आपको वापस एक्स ऑफ एन ही मिलेगा, या अगर कॉन्टिन्यूस टाइम में हो एक्स ऑफ टी आप इस सिस्टम से पास करवाओगे आपको एक्स ऑफ टी ही वापस मिलेगा। और ऑब्वियसली फॉर दिस कंडीशन k इज इक्वल टू 1, अदरवाइज यहाँ पे एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो भी आपने इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये कंक्लूड करेंगे कि मेमोरी लेस सिस्टम्स के लिए फॉर k इज इक्वल टू 1, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अगर एम्पलीट्यूड 1 है तो सिग्नल इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इसकी कंडीशन अब ये है कि जब भी कोई सिग्नल इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व होगा वो सिग्नल आपको वापस आउटपुट पे मिलेगा, जिस तरह हमने सैम्पलिंग प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। ठीक है, अगर किसी सिग्नल को आप इम्पल्स के साथ ही कन्वॉल्व कर रहे हो तो सिग्नल जो है वो आपका आउटपुट भी सेम होगी जो आपकी इनपुट है, x इज इक्वल टू y हो जाएगा। और यही चीज़ आप जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर भी देखोगे। इफ यू आर कन्वॉल्विंग द इनपुट सिग्नल विद इम्पल्स सिग्नल then the output will be same as the input x of t. Any question? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो इन्वर्टिबिलिटी की थी। हमने कहा था किसी भी सिस्टम का हम इन्वर्स बना सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो h रिस्पॉन्स पढ़े हुए हैं h ऑफ n एंड h ऑफ t, उसकी क्या कंडीशन होगी अगर हम इन्वर्टिबिलिटी को देखते हैं तो। और इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन ये थी कि सिस्टम जो है अगर हम उसको इन्वर्स कर दें तो आपकी जो आउटपुट है वापस आपकी इनपुट बना देगी। इनपुट से आपने आउटपुट जनरेट की और अगर आपने आउटपुट को इनपुट पे लगाया और सिस्टम को इन्वर्स कर दिया तो आपकी जो है वो नेक्स्ट टाइम आउटपुट पे इनपुट वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब है सिस्टम का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए टू अचीव इन्वर्टिबिलिटी। कंडीशंस क्या होंगी? एक्स ऑफ टी जो है वो किसी सिस्टम से पास करेगा और वो y ऑफ t बना देगा। बेसिक डेफिनेशन, x of t is convolving with h of t and then we are getting the output y of t। किसी भी सिस्टम का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब एक ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जिसको हम h1 का नाम दे सकें, जो इस इनपुट को वापस जो इस आउटपुट को वापस इनपुट में ट्रांसफर कर सके। देन वी कैन से दिस इज इन्वर्टिबल सिस्टम और इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। x ऑफ t को h से हमने y बनाया, एक ऐसा h1 होना चाहिए जो इस y को वापस x बना दे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है वाला? अगर हम दोनों के सराउंडिंग में लेफ्ट राइट साइड देखें, यहाँ पे जो है x सिग्नल है और जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो भी x सिग्नल है। तो इसका मतलब है मिडिल में जो कुछ भी लगेगा उसका कंबाइंड रिस्पॉन्स इम्पल्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट डेफिनेशन में देखा था, सिग्नल जो है वो आउटपुट पे तब आएगा एज एन इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट तब होगी जब मिडिल वाला सारा जो सिस्टम है वो इम्पल्स हो। तो ठीक है, इसी चीज को हम यूज करेंगे। हमने कहा कि हमें x ऑफ t ही आउटपुट पे चाहिए, मिडिल में कुछ सिस्टम लगे हुए हैं, इन सिस्टम्स का जो कंबाइंड रिस्पॉन्स होना चाहिए वो इम्पल्स के इक्वल होना चाहिए, तब x ऑफ t इनपुट जो है वो आउटपुट बनेगी। अब ये क्या है, h1 क्या है या h सिंपल क्या है, वो बात की बात है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है ना वो एक इम्पल्स होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है कि वो इम्पल्स क्यों होनी चाहिए? यस सर। ठीक है, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है दैट शुड बी इम्पल्स सो दैट इनपुट इज इक्वल्स टू द आउटपुट। या हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि h1 ऑफ t इंटू h ऑफ t, अगर इनकी कन्वोल्यूशन हो तो ये आंसर होना चाहिए। दैट मीन्स कि इन दोनों बॉक्सेस का अगर मैं एक बनाता हूं तो वो इम्पल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली वही चीज़ आपकी जो है वो डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी एप्लीकेबल होगी।
देन वी कैन से सिस्टम जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम जो है वो इन्वर्टिबल है। इसकी एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आउटपुट जनरेट होती है, हम उसमें एक इनपुट एक्स ऑफ टी पास करते हैं और उसमें कुछ डिले आ जाता है, वो टाइम शिफ्टिंग कर देता है वो सिस्टम। सो अगर एक सिस्टम में मैं अपने इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी को पास कर रहा हूँ, इसकी डायग्राम बना देते हैं। जो आउटपुट आएगी वाई ऑफ टी वो कुछ इस फॉर्म की होगी। तो इस सिस्टम का काम यह है कि इसने एक शिफ्ट जनरेट करना है। अब इस सिस्टम में अगर शिफ्टिंग हो रही है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें बताया कि अगर एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बनाना है, एक इंपल्स मल्टीप्लाई करवा दो टी माइनस टी नॉट की कुछ अगर सिस्टम का आउटपुट इस तरह से शो होना चाहिए तो सिस्टम के साथ जो ऑपरेशन होगा उसमें एच ऑफ टी फिर ऐसे होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जहां पे डिफाइन होगी फंक्शन वहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो एच ऑफ टी जो है वो इम्पल्स होगी टी माइनस टी नॉट के ऊपर, ताकि आपकी आउटपुट जो है वो भी शिफ्ट हो जाए एक्स टी माइनस टी नॉट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो मुझे रोक देना भाई। यहां तक क्लियर है? सर ये रिपीट यस कर सर। दो। इसको हम जो है वो दोबारा से कर लेते हैं। हमने कहा कि हमें जो है वो y ऑफ t चाहिए और वो y ऑफ t जो है वो x इनपुट का कुछ शिफ्टेड वर्जन होना चाहिए, और वो शिफ्टेड कितना हो, वो t माइनस टी नॉट के शिफ्टेड हो। तो हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा एक इनपुट x ऑफ t किसी सिस्टम को पास की, उस सिस्टम में शिफ्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आउटपुट जो बने वो t माइनस टी नॉट बन जाए। जिस तरह हमने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की थी, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो वो कुछ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है राइट कर रहा है, वो टी नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी वो शिफ्टिंग कर रहा है उस शिफ्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो हमने देखा था कि जब भी किसी सिस्टम एक्स ऑफ टी को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ, तो जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो भी एग्जैक्टली टी माइनस टी नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज इम्पल्स टी नॉट के पॉजिटिव और टी नॉट के नेगेटिव साइड के ऊपर जीरो है। एक्स ऑफ टी की जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगी, जस्ट एक वैल्यू बचेगी और वो टी माइनस टी नॉट भी होगी। ये प्रॉपर्टी तो याद है ना आप लोगों को, यस सर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स। एग्जैक्टली यही यहाँ पे यूज हुई है। तो हमने अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स कह दिया कि वो वही इम्पल्स है जिसने मल्टीप्लाई होना था, ताकि आपका ओवरऑल जो इनपुट है वो टी नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाए, टी माइनस टी नॉट हो जाए। ठीक है, तो शिफ्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स जो सिस्टम के अंदर सिस्टम होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको इम्पल्स का नाम दे दिया है टी माइनस टी नॉट के शिफ्टिंग फॉर्म के अंदर। अब ऑपरेशन कैसे होना है? ऑपरेशन होना है जी, यहां बनेगा y ऑफ टी एंड y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी माइनस टी नॉट, जो हमें चाहिए था। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा x ऑफ टी की कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स t माइनस टी नॉट से। तो अगर हम इम्पल्स t माइनस टी नॉट से x को कन्वॉल्व करते हैं, आउटपुट जो बनेगी वो सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा t और t नॉट के ऊपर। इसका इन्वर्स कैसे फाइंड होगा? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सिग्नल है इम्पल्स ऑफ t माइनस टी नॉट, ये सिस्टम को टी नॉट के ऊपर शिफ्ट कर देता है, लेट्स सपोज के राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो इसको वापस कैसे लाया जाए? एनी सजेशन? इसको आउटपुट पे लेके आना। हमें देखो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक इनपुट की
इनपुट के बाद सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स आया एच ऑफ टी, उसने सिस्टम में कुछ शिफ्ट कर दिया। अब वाई ऑफ टी जो है वो शिफ्टेड है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट की फॉर्म में। मुझे एक ऐसा सिस्टम लगाना है जो वापस एक्स ऑफ टी दे दे। वापस आते हैं। अब हमें जो है इंपल्स टी माइनस टी नॉट से पता लगा कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट मिल जाएगा, शिफ्ट वर्जन मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट सिस्टम कौन सा लगाऊंगा मुझे वापस एक्स ऑफ टी मिल जाए। दिस इज योर इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब है पूरे सिग्नल में टी नॉट का शिफ्ट आ गया है, यहां पे एक्स ऑफ टी है। यहां सिस्टम कौन सा लगे कि मुझे उस सिस्टम की आउटपुट पे एक्स ऑफ टी वापस मिल जाए, शिफ्टिंग कैंसलिंग करते हुए। सर जी रिवर्स का लगा दो। सर जी एक सिंपल इंपल्स फंक्शन, सिंपल इंपल्स टी ऑफ टी लगेगी प्लस टी प्लस टी नॉट का, ठीक है, कुछ इस तरह से टी प्लस टी नॉट। सॉरी मैसी हो गया। यहां हमने लगाना है इंपल्स फंक्शन टी प्लस टी नॉट का। जो काम प्रीवियस फंक्शन ने नेगेटिव साइड या लेफ्ट या राइट जो भी है उस पर शिफ्ट किया था, उसका टोटल उल्टा जो है वो नेक्स्ट को करना चाहिए, और तब हमें अपना सिग्नल एक्स वापस मिल जाएगा। और अगर आप इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करोगे तो इसका मतलब है इंपल्स नेगेटिव साइड इंपल्स पॉजिटिव साइड पे कैंसिल होकर जस्ट इंपल्स जीरो के ऊपर आ जाएगी, कोई शिफ्टिंग होगी ही नहीं। जितनी शिफ्टिंग हमने नेगेटिव टी में की थी उतनी शिफ्टिंग हम पॉजिटिव टी में कर रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? नथिंग, इंपल्स जहां थी वहीं होगी। तो दोनों को कंबाइन किया, हमें नॉर्मल इंपल्स मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। और अगर अब इन सिस्टम की हम सेकंड वाला H1 लगाते हैं तो H1 जो है वो इंपल्स का प्लस टी नॉट होना चाहिए, और इस प्लस टी नॉट से हमें अपना सिग्नल वापस मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन? इस पॉइंट की समझ आइए कि हम टी प्लस टी नॉट क्यों कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इस वे से एक्चुअली हमने टोटल उसका रेसिप्रोकल कर दिया जो भी प्रीवियस सिस्टम ने किया था। प्रीवियस सिस्टम ने माइनस टी नॉट किया था, हमें पता है कि वापस टी पे लाने के लिए प्लस टी नॉट करना पड़ेगा। इट्स लाइक हमने एक सिग्नल में +3 का शिफ्ट दिया और उस +3 के शिफ्ट को कैंसिल करने के लिए हमें -3 का शिफ्ट देना पड़ेगा। तो वही किया हमने, पहले -टी नॉट का शिफ्ट दिया हुआ था, उसको कैंसिल करने के लिए हमने +टी नॉट का शिफ्ट दे दिया। तो इसका मतलब है अब आउटपुट के ऊपर सिग्नल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन से सिग्नल हमने स्टार्टिंग में दिया था, एक्स ऑफ टी की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कॉजैलिटी की है। कॉजल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद है? इसका मतलब आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो। कॉजल फंक्शन की डेफिनेशन किसको पता है? किसी को भी नहीं पता? ओके, ये अगर हमारी आउटपुट जो हमारे करंट और आउटपुट पे डिपेंड करे तो अगर आपके सिस्टम की आउटपुट जो है या सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड ना करे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। अगर सिस्टम जो है वो फ्यूचर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो सिस्टम कॉजल है। और इसको हम एच की फॉर्म में अब कैसे कंडीशन लगाएंगे?
वो कंडीशन ये होनी चाहिए, h of n should be equal to 0 for n is less than 0। इसका मतलब है जीरो वैल्यूज के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए सॉरी, रिस्पॉन्स जीरो होना चाहिए। कैसे? पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि h है क्या। h है इम्पल्स का रिस्पॉन्स, और इम्पल्स है हमारे कुछ इस तरह डिफाइन होती है, दिस इज योर इम्पल्स। अब उसका कोई भी हम एम्पलीट्यूड ले सकते हैं, लेट्स सपोज को हम k का नाम दे देते हैं, और ये है जी हमारा ग्राफ इम्पल्स ऑफ n का। अगर मैं इम्पल्स को जीरो के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं, क्या h की वैल्यू जीरो से पहले एग्जिस्ट कर सकती है? जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन। वो सर हम टाइम डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, हमने सिग्नल दिया है एग्जैक्टली t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू जीरो से पहले तो सिग्नल होना ही नहीं चाहिए आउटपुट पे। तो यही कंडीशन है कि h ऑफ n जो है वो जीरो होना चाहिए अगर आपकी n की वैल्यू नेगेटिव है, बिकॉज हमने नेगेटिव पे तो इम्पल्स दी ही नहीं है, हमने तो इम्पल्स दिया जीरो के ऊपर, और जीरो के बाद सिग्नल में जो भी रिस्पॉन्स आता है वो आता रहे, वो इस तरह हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन वो n इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव साइड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम एक सिग्नल ले लेते हैं और हम कहते हैं ये जी इम्पल्स का रिस्पॉन्स आया है, आप इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ h के साथ। इम्पल्स का रिस्पॉन्स आया जहाँ पे एक वैल्यू ये भी एग्जिस्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है, और इसको हम नाम देते हैं n इज इक्वल टू माइनस टू का। क्या n इज इक्वल टू माइनस टू के ऊपर आपने इनपुट दी है? अब हम बैक से इसको स्टार्ट करते हैं ना कि ये एक्चुअली क्यों होना चाहिए इस तरह। हमने इनपुट दी है n इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जहां पे हमारी इम्पल्स थी, और उससे जो भी रिस्पॉन्स आया है वो हम h का नाम दे देते हैं उसको। कुछ इस तरह होता है, आपने इम्पल्स इनपुट पे दी, सिस्टम आ गया, और सिस्टम ने जो आउटपुट दी वो h है। अब इम्पल्स ऑफ n की डेफिनेशन ये है कि इम्पल्स जीरो के ऊपर डिफाइन होगी। अगर h की वैल्यू में माइनस टू आता है, n इज इक्वल टू माइनस टू, और माइनस टू के ऊपर ये कोई वैल्यू डिफाइन कर रहा है, क्या माइनस टू के ऊपर इम्पल्स दे दी गई थी या t इज इक्वल टू माइनस टू के ऊपर? नो सर। नहीं, ठीक है, इम्पल्स तो हमने दी है t इज इक्वल टू जीरो या n इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो इस सिस्टम को कैसे पता है कि जीरो के ऊपर किस इम्पल्स ने आना है और वो कितने एम्पलीट्यूड की आनी है जिसमें मैंने माइनस टू पे वैल्यू लगा देनी है? पॉइंट है ना, सिस्टम को पहले से ही पता है कि t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या चीज आनी है जिसकी वजह से माइनस टू के ऊपर ये वाली वैल्यू बन जाएगी या माइनस वन के ऊपर ये वाली वैल्यू बन जाएगी। दैट मीन्स सिस्टम जो है वो फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकता है कि जीरो के ऊपर ये आएगा तो इसके पहले मैं माइनस टू के ऊपर ये लगा देता हूं, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा है। अगर जीरो से पहले सिस्टम कोई भी वैल्यू देता है, दैट मीन्स कि उसको पता है कि जीरो के ऊपर क्या आने वाला है। पॉइंट समझ आ रहा है ना मेरा, कि हम फ्यूचर देख रहे हैं इस तरह। अगर मैं कहूं -10 के ऊपर हमें आउटपुट मिल गई, उस टाइम तो इनपुट थी ही नहीं, इनपुट तो आनी है जीरो के ऊपर जाके, तो -10 -9 -8 ये सारे फ्यूचर हैं। अगर इन पे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो इन को पता था कि जीरो के ऊपर एग्जैक्टली क्या आना है, इसकी वजह से हम अपने आप को इन वैल्यूज के ऊपर एडजस्ट करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझिएगा। माइनस से वैल्यूज असाइन करने का मतलब है सिस्टम को पता है कि जीरो के ऊपर इम्पल्स आनी है, और वो इम्पल्स जो है वो किस एम्पलीट्यूड की आनी है, और देन मुझे उसके हिसाब से क्या क्या आउटपुट जनरेट करनी है, ताकि मैं -2 पे भी कर लूँ, -1 पे भी कर लूँ। आपको फ्यूचर नजर आ रहा है, और कॉजल की डेफिनेशन ये थी ही नहीं। कॉजल की डेफिनेशन ये थी कि सिस्टम जो है वो जस्ट प्रीवियस या करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर पे वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इस पॉइंट की समझ आई है तो बताओ, नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट कर दे। यदि इस बात की समझ आ गई कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव पे हो तो हमारे सिस्टम को पता होगा कि जीरो के ऊपर क्या आएगा। एग्जैक्टली
अब कॉजल की डेफिनेशन को वापस देखते हैं और इस पूरे सिनेरियो को दोबारा से रिव्यू करते हैं। कॉजल की डेफिनेशन ये थी कि सिस्टम में फ्यूचर पे प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या आएगा तो मैं 0 के ऊपर पहले से ही वैल्यू लगा दूं उसकी। x 2 आएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है उसका, वो 2 के बाद 3 4 5 6 वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 2 पे अगर इनपुट दी गई है तो 1 के ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 1 उससे पहले आ गया है। तो अगर 1 पे आप आउटपुट लगा रहे हो दैट मीन्स आपको पता था कि 2 के ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि उसी से आपने आउटपुट बनाई है ना। अगर सिग्नल की इनपुट चेंज होती है तो आउटपुट चेंज होगी। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक आउटपुट पहले डिफाइन करके रखी हुई है और इनपुट अभी आई भी नहीं है तो आपको पता था कि इनपुट क्या आ रही है। एग्जैक्टली यही केस यहाँ है। हमने इम्पल्स को दिया है t इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो -2 पे वैल्यू कहां से आ गई? -2 वाली वैल्यू को दैट मीन्स पता था कि 0 के ऊपर क्या आने वाला है। फ्यूचर पे आप जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हो, या -10 को पता था कि 0 के ऊपर क्या आना है, तो -10 के ऊपर मैं ये वाली लाइन लगा देता हूँ, या -9 के ऊपर मुझे ये वाला जो है वो आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज जो हैं वो 0 को प्रेडिक्ट कर रही हैं, और एग्जैक्टली 0 के ऊपर आपने इंपल्स दी है, 0 के ऊपर आपको आउटपुट मिल सकती है, नो इश्यू। क्या 0 के बाद मिल सकती है? पॉजिटिव साइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मिल सकती है सर। मिल सकती है, बिकॉज डेफिनेशन में ये तो कहा गया है कि पास्ट के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो अब 0 हमारा पास्ट है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी हो जा सकती है, लेकिन 0 से पहले नहीं आ सकती। तो यही डेफिनेशन इस इक्वेशन के अंदर वो डिफाइन कर रहा है। h ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 शुड बी इक्वल टू 0 अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि इंपल्स ने 0 पे आना है तो 0 से पहले रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। अगर 0 से पहले रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो सिस्टम पे कॉजल नहीं है। ठीक हो गया, बेसिक सी डेफिनेशन है बट लिटिल बिट ट्रिकी कि ये 0 से पहले जो है वो 0 क्यों है और देन बाद में 0 क्यों नहीं है। बिकॉज ऑफ द कॉजल डेफिनेशन इट कैन डिपेंड ऑन पास्ट वैल्यूज बट नॉट फ्यूचर वैल्यूज। तो माइनस का मतलब है कि आप फ्यूचर 0 के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, और पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है कि आप पास्ट 0 के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो पास्ट के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, पॉजिटिव में वैल्यूज जा सकती हैं, नेगेटिव में वैल्यूज नहीं आ सकती। तो अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करो अपने पेरेंट फार्मूला के अंदर, जिसमें कहा था कि k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट अगर हम साथ ये डेफिनेशन भी लगा दें कि सिस्टम कॉजल है, तो आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, बिकॉज किसी लिमिट्स के ऊपर h अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब लिमिट्स होंगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर n तक। ठीक है, बिकॉज हमने h को यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है। तो अगर मैं माइनस की जगह पे ये लिमिट्स पुट करता हूं तो दिस विल बी n प्लस समथिंग, तो फ्यूचर वैल्यूज बन जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव सारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? n को या h k को हमने इस तरह से पुट करना है कि h पॉजिटिव बने, h ऑफ n प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 बनना चाहिए। और अगर ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है दैट मीन्स यहाँ पे फिर हम h नहीं ले सकते, वहां पे h 0 होगा। अगर मैं k की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं टोटल आंसर ये हो जाएगा n प्लस समथिंग। और ये कहां तक जाएगा? अगर मैं टोटल n पुट कर देता हूं तो दिस विल बी n माइनस n विच इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब 0 से आप पीछे नहीं आ सकते। चाहे इसको हम दूसरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं कि हम h ऑफ k को सेपरेट कर दें और x को हम n माइनस k की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस केस में लिमिट क्या हो जाएंगे? 0 से इन्फिनिटी। अगर हम k को 0 पुट करते हैं वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। हम पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं, h की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन k माइनस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहां पे भी h के अंदर माइनस समथिंग आ गया दैट मीन्स वो कॉजल को फिर होल्ड नहीं करेगा। तो कॉजल को होल्ड करने के लिए h के अंदर वाला जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और इन्फिनिटी तक वो जा सकता है। और यही चीज ऑब्वियसली आप अपने कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वहां भी आपकी लिमिट सही होंगी, जस्ट आपके साइन जो है वो समीशन से इंटीग्रेशन बन जाएंगे। एनी क्वेश्चन?
क्लियर है? नो सर। यस सर। ओके, लास्ट हमने जो देखा था वो स्टेबिलिटी थी, और स्टेबिलिटी को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि फॉर अ बाउंडेड इनपुट द आउटपुट शुड बी बाउंडेड। ठीक है, अगर हम x को एक लिमिट्स में दे रहे हैं, फाइनाइट रेंज है, तो जो आउटपुट है वो भी इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए, वो भी फाइनाइट रेंज में होनी चाहिए। अब हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। x ऑफ n जो है वो b से कम है, b कोई भी नंबर हो सकता है, दैट मीन्स कि उसकी हम एक बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं। तो x ऑफ n जो है वो फाइनाइट है एज पर दिस कंडीशन, वेयर x ऑफ n का मैग्नीट्यूड फॉर एनी n इज लेस देन b। दैट मीन्स कि वो अब इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, वो एक बाउंड के अंदर है, पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों के लिए। इस चीज को हम अपने पेरेंट फार्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट के लिए अब कंडीशन क्या बनेगी। आउटपुट को फाइंड करने के लिए हम अब मैग्नीट्यूड में कंसर्न हैं कि हमें मैग्नीट्यूड देखनी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं ये मैग्नीट्यूड के हैं। वाई एन की मैग्नीट्यूड जो है वो फार्मूला हमने यूज कर लिया डायरेक्टली, एच ऑफ के इंटू एक्स ऑफ एन माइनस के, कम्यूटेटिव लॉ कोड किया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और हमारा एक्स ऑफ एन जो है वो बी होना चाहिए, उसको हमने वैसे सेपरेट कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, फार्मूला इंप्लीमेंट किया, उस फार्मूला में समेशन को हमने बाहर निकाला, अंदर वाले फैक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड ले ली, एच की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एक्स की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और देन समेशन तो होना ही है हमारे फार्मूला में। एक्स की ओवरऑल मैग्नीट्यूड हमने कहा है कि वो मैक्सिमम बी हो सकती है, उसकी जगह पे हमने बी रख दिया है, एक्स की जगह पे। उस बी में अब जो रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं वो एच का फैक्टर बचता है, जो कि एग्जैक्टली सिस्टम है, एच सिस्टम को डिफाइन करता है। तो इस पूरे फार्मूला में y तब तक इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा जब तक आपका h ऑफ k का ओवरऑल समेशन इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। अगर ये इन्फिनिटी से छोटा है तो y ऑफ k जो है वो फाइनाइट है, या y ऑफ n फाइनाइट है, या y ऑफ t फाइनाइट है। अगर ये वाला सिस्टम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक समेशन के बाद इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो फिर आप चाहे b की जो मर्जी बाउंड्री ले लो x की, आपका आउटपुट y इन्फिनिट हो जाएगा, तो सिस्टम फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। और सिमिलरली इन कॉन्टिन्यूस डोमेन आपके सिंबल्स जो है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आपका ओवरऑल magnitude of your impulse response of the system is less than infinity, or for a bounded input, then you can get bounded output. लेकिन अगर आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो फिर किसी भी आप लिमिट के अंदर इनपुट दें, आउटपुट ऑलवेज इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर तो आपको क्वेश्चन है तो नो सर। चलिए गुड। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हम देखेंगे। अभी तक हमने जितनी बात की है ना, वो हमने ये कहा है कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब कौन बताएगा मुझे अब पूरी डिस्कशन के बाद, कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को इम्पल्स जीरो रिस्पॉन्स पे क्यों सर बोलते वैल्यू मिलेगी। हैं? नहीं, एनीवन एल्स? अगर किसी भी इम्पल्स, इनपुट को हम इक्वल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट ही, हमारे पास इनपुट ही आ जाता है। हम सिस्टम्स की इनपुट आउटपुट से कंसर्न अभी नहीं है। मुझे जस्ट सिस्टम की डायग्राम जो हमने ब्लॉक बनाया होता है एक सिस्टम का, उसमें हम एच लिख देते हैं। एच को इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं? सर बिकॉज मैक्सिमम सिस्टम उस तरह इम्पल्स रिस्पॉन्स में डिफाइन होते हैं, इसमें उसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो उसको हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स का ही नाम क्यों दिया है? सर बिकॉज वो जीरो पे आउटपुट दे रहे होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव रॉन्ग। वैल्यू पे जीरो होती हम है। सिस्टम को, अब ये बात जो है ना अपने पल्ले बांध लो, इसको जो है आपने भूलना नहीं है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है।
और वो सिस्टम को जो है वो कैसे डिफाइन करता है। पहली बात तो यह है कि इम्पल्स किसी भी सिग्नल को जनरेट कर सकती है अपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, इम्पल्स एन माइनस के की वैल्यू चेंज करते जाओ, फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि यू आर प्रोवाइडिंग इम्पल्स एट द इनपुट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट। उस आउटपुट को हमने एच का नाम दिया हुआ है। अगर आपके सिस्टम की इनपुट x ऑफ t इज इक्वल्स टू इम्पल्स है, द आउटपुट y ऑफ t विल बी इक्वल्स टू h ऑफ n। सॉरी, ये t नहीं है, ये भी n ही होगा फिर, n एंड n। ऐसा सिस्टम जिसमें इनपुट इम्पल्स दी जा रही है और उसकी जो आउटपुट बनेगी वो h बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ने इम्पल्स पे अपना रिस्पॉन्स शो किया है। इसलिए इस सिस्टम को हम फिर कैटेगराइज करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। जिस तरह ये वाली इम्पल्स किसी भी सिग्नल को बना सकती है, ये वाला रिस्पॉन्स किसी भी आउटपुट को बना सकता है। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? हमने सिस्टम को जो है वो यूज करने से पहले उस पर इनपुट इम्पल्स करके देखी। उस सिस्टम ने इम्पल्स से जो रिस्पॉन्स दिया है, जो आउटपुट दी है, वो हमारा एच था। उस एच के अंदर अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि सिस्टम के अंदर क्या लगा हुआ है। जिस तरह इम्पल्स से हम कोई भी एक्स बना सकते हैं, इस तरह एक्स से हम अब कोई भी वाई बना सकते हैं। वापस क्वेश्चन पूछता हूं, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर हमने इनपुट पे इम्पल्स दिया है और सिस्टम ने उसके ऊपर सारा वर्क किया और हमारे पास जो आउटपुट मिल रही है वो हमारे पास एच ऑफ एन मिल रही है, और सिस्टम ने सर उसके ऊपर इम्पल्स के ऊपर काम करके जो हमें रिस्पॉन्स दिया है उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स करें, क्योंकि इनपुट हमारे पास इम्पल्स है और आउटपुट हमारे पास एच ऑफ एन है। अगर हमारे पास एग्जैक्टली इनपुट इम्पल्स है, इम्पल्स से हम इनपुट हासिल कर सकते हैं, तो एच ऑफ एन से हम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, सिस्टम का ऐसा रिस्पॉन्स जो इम्पल्स की वजह से आया है, दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी डेफिनेशन जो है आपको पूछेगा तो बताएंगे कि यही क्यों। यही इसलिए बिकॉज इम्पल्स कैन जनरेट एनी फंक्शन एंड सिमिलरली रिस्पॉन्स कैन जनरेट एनी आउटपुट। इम्पल्स रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या है? द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम विद इनपुट इज इक्वल टू इम्पल्स। अब इस पूरे के पूरे जो है हम डिस्कशन का मतलब क्या था, अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। अब डेफिनेशन से आपको पता लगना चाहिए कि हम अब क्या बात कर रहे हैं। व्हाट इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स? तो n इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू आएगी, लेस देन के लिए नहीं आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ऐसा रिस्पॉन्स जो यूनिट स्टेप के लिए आए। u ऑफ n इनपुट होगी, जहां पे पहले इम्पल्स ऑफ n इनपुट थी, अब u ऑफ n इनपुट होगी। उस u ऑफ n इनपुट से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। सिंपल। अब डेफिनेशन देखते हैं। when input is u of n और u of t, obviously दोनों फॉर्म्स के अंदर हमने देखा हुआ है, डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस टाइम। पहले क्या थी? पहले इनपुट थी इम्पल्स ऑफ n या इम्पल्स ऑफ t। अब इनपुट होगी u ऑफ n और u ऑफ t। जो भी रिस्पॉन्स आएगा, पहले हमने उसको x से डिफाइन किया था इम्पल्स के केस में, यहां हम उसको s से डिफाइन करेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स s। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम के लिए इट विल बी independent variable will be n, and for continuous time the variable will be t। और उसकी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, इस इक्वेशन में किसको एम्बिग्युइटी है कि ये कैसे बनी है और इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है?
S is your unit step response output, U is your unit step function, H is your impulse response. इस इक्वेशन का मुझे जो है वो मीनिंग कौन बताएगा एज पर द प्रीवियस डिस्कशंस? हमने इनपुट पे हमने एक यूनिट स्टेप दी थी और उसके ऊपर हमने सिस्टम ने वर्क किया और जो हमारे पास आउटपुट थी वो हमारे पास आई यूनिट स्टेप रिस्पांस। एग्जैक्टली। अब इसको दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने चेक किया इनपुट इंपल्स देगी, इनपुट इंपल्स दी, उससे आउटपुट क्या आएगी? एच ऑफ एन। यहां तक क्लियर है सबको कि एच ऑफ एन कैसे आया है? ठीक है, तो इस एच ऑफ एन के अंदर सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन है बिकॉज इंपल्स इसमें से पास होके आई है। कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन थी y of n is equals to x of n convolve with h of n। अब x को मैं जो मर्जी रख दूं, मैं उसको यूनिट स्टेप रख सकता हूं, मैं उसको ट्रायंगुलर रख सकता हूं, मैं उसको रेक्टेंगुलर रख सकता हूं, अगर वो इससे कन्वॉल्व होगा आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया है, सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड किया हुआ है यूजिंग इंपल्स, और उस रिस्पॉन्स को यूज करते हुए मैं उसको यूनिट स्टेप के साथ कन्वॉल्व करवा रहा हूं इस डायरेक्ट साइन से। तो जो भी आंसर होगा y ऑफ t के ऊपर वो ऑब्वियसली अब यूनिट स्टेप फंक्शन का रिस्पॉन्स होगा बिकॉज वो x का रिस्पॉन्स होगा, x की आउटपुट होगी, और यहां पे हमारा सिग्नल x u ऑफ t है। दिस इज योर x, दिस इज योर h एंड दिस इज योर y। हमने इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड किया h, उस इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व करवा लिया अपना इनपुट सिग्नल जो हमने यूनिट स्टेप दिया हुआ है। इसका मतलब है जो भी आउटपुट आएगी वो इस यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स होगा, वो इस यूनिट स्टेप की आउटपुट होगी। तो उसको हमने एस से डिफाइन कर दिया वाई की बजाय, बिकॉज हमने बुक से जो है वो सिंबल देखे हैं कि इसके रिस्पॉन्स को एस से डिफाइन करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो हम किसी भी चीज का रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं, जस्ट या तो इंपल्स को यूज कर लो या डायरेक्टली उसको सिस्टम में से पास कर दो। तो एक मेथड तो ये था कि हम u ऑफ n को डायरेक्टली इनपुट करें और देन सिस्टम की आउटपुट देख लें क्या आती है। लेकिन एक मेथड दूसरा भी था कि हमें ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, हम इंपल्स का रिस्पॉन्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो उसी को यूज करते हैं ना बाकी सबको बनाने के लिए। तो वो जिसके साथ भी कन्वॉल्व करेगा उसकी आउटपुट आ जाएगी। उसने u के साथ कन्वॉल्व किया, हमें आउटपुट मिल गई। जब वो इंपल्स के साथ कन्वॉल्व करेगा उसको इंपल्स की आउटपुट मिल जाएगी। तो हमें एक बेसिक सा जो है ना वो टूल पता लग गया है एच की फॉर्म के। एच अब जिससे भी कन्वॉल्व होगा उसके आउटपुट दे देगा, और ये उसकी वो डेफिनेशन है कि एस को कैसे बनाना है। ये हमने प्रीवियस डेफिनेशन भी देखी थी कि इंपल्स से जो है वो यूनिट स्टेप कैसे बनता है, किसी को याद है? u of n is equals to summation k is equals to माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी impulse of n माइनस k। अगर मैं ये वाली लिमिट्स को एक्सपेंड करता हूं तो क्या मुझे सिस्टम वापस मिल जाएगा? सॉरी, नॉट माइनस के, दिस इज लाइक दिस, impulse of n, that's it। और यहां जो लिमिट्स हैं वो भी आप n ही डिफाइन करो। नहीं, यहाँ पे k कर लेते हैं ताकि हमने वहां भी k किया हुआ है। कुछ इस तरह से है। फॉर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंपल्स 0 है, और u की डेफिनेशन भी ये है कि इसने 0 से स्टार्ट होना है और 0 के बाद 1 होना है। ये वाला फंक्शन भी 0 से स्टार्ट होगा और 0 के बाद आपको समेशन से 1 1 मिलते जाएंगे।
एग्जैक्टली एक फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में जब इम्पल्स और यूनिट स्टेप को डिस्कस कर रहे थे वो पढ़ा था, और वो फॉर्मूला ये है कि यूजिंग इम्पल्स यू कैन क्रिएट यूनिट स्टेप. Similarly, using impulse response, you can create unit step response. Same formula, just अब आउटपुट से डील कर रहे हैं. यहाँ हम दोनों की इनपुट से डील कर रहे थे. इनपुट इम्पल्स ऑफ एन, इनपुट यू ऑफ एन. यहाँ आउटपुट है एच ऑफ एन और आउटपुट हो जाएगी एस ऑफ एन. ठीक है, तो अगर इनपुट इनपुट को बना सकती है तो आउटपुट भी आउटपुट को बना सकती है. और सिमिलरली जो अगर ये समेशन जो है वो एस बना रहा है तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें एन दे देगा. और इसी वे से इफ यू आर इन कॉन्टिन्यूस डोमेन, समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन, और इंटीग्रेशन जो रेसिप्रोकल फॉर्म में होती है वो डेरिवेटिव फॉर्म में होती है. जिस तरह समेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस होगा, इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव से रिप्लेस होगा. इस स्लाइड तो आपको प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब है? ट्यूसडे को सर. डेट क्या बनती है? ट्वेंटी 27. बिल्कुल एग्जैक्टली 27 को हमारा लेक्चर आई गेस होता है 8 बजे. यस सर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका क्विज है. एंड क्विज मींस कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें स्टडी कर ली हैं वो, और चैप्टर नंबर 2 में हम जहाँ तक कवर कर चुके हैं वो, दैट विल बी सिलेबस ऑफ योर क्विज नंबर 1. एंड क्विज नंबर 1 की जो वेटेज होगी वो होगी टोटल 10 मार्क्स की आपके एब्सोल्यूट के अंदर. तो 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपका जो है वो क्विज 1 होगा. सर काइंडली नेक्स्ट फ्राइडे को रख ले. नहीं, क्विज जो है वो आपका बिल्कुल मंडे को है. उसकी प्रेपरेशन आप करो, बिकॉज मुझे जो है वो आज थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो. वेयर इज सी आर? ट्यूसडे को सर. यस, ट्यूसडे को 27. ट्यूसडे को लेक्चर टाइमिंग के अंदर आपका क्विज है. सी आर किधर है? सर ये लेक्चर असल में फर्स्ट होता है, इधर फ्रेश भी नहीं होते. आपको कहा था थोड़ा लेट कर लें, तो उठते तो हैं साथ ही ठीक है, लेक्चर में, फिर समझ ही नहीं आती. आपको मैं पीछे में वीकेंड आ रहा है, उसके बाद एक मंडे आ रहा है, 3 दिन है आपके पास एक कोर्स का, एक नहीं जस्ट सर, 2 चैप्टर स्टडी करने के लिए. आज आज लेक्चर की बात करो, आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहे. सर आता था लेकिन फ्रेश नहीं थी, इस वजह से आंसर ही नहीं कर पाए सही तरह. चले कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया हो जाएगा क्विज में किस किस को नहीं आता. जी वेयर सर. इज सी आर? फरहाद है? फरहाद अकरम नाम है ना उसका पूरा? यस सर. वो बंदा क्लास में प्रेजेंट है लेकिन वो एब्सेंट है. उसका शायद माइक इशू है, उसका नेट प्रॉब्लम अक्सर रहता है. इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स जितने भी लाइक 35-36 बैठे हुए हैं, इनमें से जो बैठे हैं वो आई गेस 10 ही होंगे. ओके, 1-8 सेशन से कौन है यहाँ पे? यस सर. रजब. रजब, आपकी ड्यूटी है कि 1-8 सेशन में से जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को रिपीट कर रहे हैं उन तक ये बात इंटीमेट करना कि नेक्स्ट लेक्चर में क्विज है. ओके सर. ठीक हो गया ना? और हमजा, इस सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो. आपने दोनों सेक्शन में इन्फॉर्म करना है कि ट्यूसडे को जो है वो लेक्चर टाइम के अंदर फ्रॉम 8 टू ऑनवर्ड आपका क्विज है, और क्विज में जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जितना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं. ठीक हो गया? ओके सर. चलिए इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं. मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप.